हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने मिशन के लिए हर चीज को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं सामान्य प्रबंधन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम उस क्वेश्चन का डिटेल भी देखने वाले हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इस सेशन में क्लास 4th है फ्रेंड्स। तो इससे पहले 3 सेशनें हो चुकी है फ्रेंड्स। तो आपकी तैयारी को बेहतर करना है तो आप उन सेशनों को जरूर देखिएगा और उससे आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स आपकी तैयारी में। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, सेशन का पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का एग्जाम्पल है। क्या पूछा है फ्रेंड्स? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स? फेशियल एक्सप्रेशन, रूप रंग, शरीर की मुद्रा या उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए चेहरे का भाव, रंग, रूप, शरीर की मुद्रा, उपरोक्त सभी, तो ये सभी किसके उदाहरण है फ्रेंड्स? गैर मौखिक संचार की। क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। गैर मौखिक संचार जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वह संचार प्रक्रिया है जिसमें शब्दों का उपयोग किए बिना विचारों, भावनाओं और संदेशों को व्यक्त किया जाता है। यह शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव, दृष्टि संपर्क, मुद्राएं और आवाज का स्वर आदि के माध्यम से होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, चेहरे के भाव जो है यह भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे प्रभावी तरीका, जैसे कि खुशी, दुखी, गुस्सा आदि। रूप रंग में जैसे कपड़े, हावभाव और स्वच्छता भी एक व्यक्ति के संचार को प्रभावित करता है। शरीर की मुद्रा जैसे किसी व्यक्ति का बैठने, खड़े होने और चलने का तरीका भी संचार का हिस्सा होता है फ्रेंड्स। यह प्रभावी संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सब संबंधों, नेतृत्व और प्रभावी टीम वर्क के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, गैर मौखिक संचार में शारीरिक हाव, चेहरे के भाव और दृष्टि संपर्क शामिल होते हैं। यह मौखिक संचार से अधिक प्रभावी हो सकता है क्योंकि यह व्यक्ति की भावनाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। गैर मौखिक संचार व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साक्षात्कार, सार्वजनिक भाषण और नेतृत्व कौशल में इसकी विशेष भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा समूह विचारधारा का लक्षण नहीं है। फ्रेंड्स, समूह विचारधारा का लक्षण नहीं है। ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारे पास, असुरक्षा का भ्रम, अंतर्निहित नैतिकता में विश्वास, असहमति व्यक्त करने वालों पर दबाव डालना, सदस्यों द्वारा आत्म सेंसरशिप। तो फ्रेंड्स, समूह विचारधारा का लक्षण नहीं है पूछा है फ्रेंड्स, तो लक्षण नहीं है असुरक्षा का भ्रम। जो असुरक्षा का भ्रम है फ्रेंड्स, ये समूह विचारधारा का लक्षण नहीं है फ्रेंड्स। और लक्षण कौन कौन से की बात करें, ग्रुप थिंक के जो लक्षण है, अंतर्निहित नैतिकता में विश्वास, बिलीव इन इनहेरेंट ग्रुप morality, applying direct pressure to divine self consorship by members। तो फ्रेंड्स, ये तीनों समूह जो है ग्रुप थिंग्स के लक्षण है, लेकिन नहीं है पूछा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स असुरक्षा का भ्रम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या नजर डालते हैं। समूह विचारधारा एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें समूह के सदस्य सामूहिक रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया में आलोचनात्मक सोच को दबा देते हैं। यह तब होता है जब समूह के लोग स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने में हिचकिचाते हैं और वे केवल समूह की सामान्य सोच को स्वीकार कर लेते हैं। मुख्य लक्षण है ग्रुप थिंक्स के, समूह की अजेयता का भ्रम, समूह को लगता है कि वे गलती नहीं कर सकते, समूह की नैतिकता में अंधविश्वास, बिलीव इन यानी समूह के निर्णय को नैतिक मान लेना, असहमति व्यक्त करने वालों पर दबाव, समूह के विचारों से अलग सोचने वालों पर दबाव डालना, ये ग्रुप थिंक्स के लक्षण हैं। आत्म सेंसरशिप, सदस्य अपनी असहमति छुपाते हैं ताकि वे समूह के विपरीत न लगे। हालांकि
असुरक्षा का भ्रम समूह विचारधारा का लक्षण नहीं है, लेकिन कौन कौन से है? तो समूह की अजेयता का भ्रम, समूह की नैतिकता में अंधविश्वास, असहमति व्यक्त करने वाले दबाव और आत्म सेंसरशिप। तो ये जो है ग्रुप थिंग्स के लक्षण है, लेकिन नहीं है पूछा था तो असुरक्षा का भ्रम जो है ग्रुप थिंग्स का ये लक्षण नहीं है फ्रेंड्स। समूह विचारधारा में आलोचनात्मक सोच को दबाया जाता है। समूह निर्णय को चुनौती देने की प्रवृत्ति कम होती है। इसमें नैतिकता का अंधविश्वास और असहमति पर दबाव प्रमुख भूमिका निभाते हैं। समूह में तटस्थता और खुले संवाद को बढ़ावा देना इससे बचने का तरीका है। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा टीम विकास, टीम डेवलपमेंट का चरण नहीं है? प्रारंभिक चरण, निर्णय लेना, समापन चरण या टकराव चरण? तो फ्रेंड्स टीम विकास का चरण नहीं है पूछा। तो फ्रेंड्स टीम विकास का चरण जो है निर्णय लेना नहीं है। कौन सा फ्रेंड्स? डिसाइडिंग। डिसाइडिंग जो है टीम डेवलपमेंट का चरण नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर डालते हैं। टीम विकास जो है एक प्रक्रिया है जिसमें समूह के सदस्य एक साथ काम करना सीखते हैं और सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वय स्थापित करते हैं। ब्रूस टकमन ने टीम विकास के 5 चरण बताए हैं। फॉर्मिंग, इस चरण में टीम के सदस्य एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। स्टॉर्मिंग, इस दौरान विचारों में मतभेद उत्पन्न होते हैं और संघर्ष होते हैं। नॉर्मिंग, टीम के सदस्य आपसी में मतभेद दूर करके एक साथ कार्य करने लगते हैं। परफॉर्मिंग, टीम अपने उच्चतम स्तर पर कार्य करते हैं और लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स ये ब्रूस टकमन के टीम विकास के 5 चरण बताए गए हैं। निर्माण चरण, टकराव चरण, सामंजस्य चरण और प्रदर्शन चरण। समापन चरण, लास्ट चरण कौन सा है? समापन चरण। परियोजना के समाप्त होने पर टीम भंग हो जाती है। तो ये थे फ्रेंड्स ब्रूस टकमन ने टीम विकास के 5 चरण बताए हैं ब्रूस टकमन के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स निर्णय लेना टीम विकास का चरण नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो किसी भी चरण में हो सकता है। टीम विकास के 5 चरण होते हैं: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड जर्निंग। डिसाइडिंग कोई विशिष्ट चरण नहीं है, यह टीम विकास की किसी भी अवस्था में हो सकता है। प्रत्येक टीम को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए इन चरणों से गुजरना पड़ता है। सामंजस्य और टीम वर्क को मजबूत करने के लिए प्रत्येक चरण की अपनी भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी संचार का तरीका है? सबसे प्रभावी संचार का तरीका है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो फ्रेंड्स उपरोक्त सभी, यानी सभी जो है प्रभावी तरीके हैं वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। ये सभी प्रभावी संचार के तरीके हैं फ्रेंड्स कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें विचार, जानकारी और भावनाएं साझा की जाती है। यह कई रूपों में हो सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें बातचीत, टेलीफोन पर चर्चा और सार्वजनिक भाषण शामिल होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसमें शारीरिक हावभाव, चेहरे के भाव और दृष्टि संपर्क शामिल होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। रिटन कम्युनिकेशन, इसमें पत्र, ईमेल, रिपोर्ट और दस्तावेज शामिल होते हैं। प्रभावी संचार के लिए इन सभी तरीकों का उपयोग किया जाता है, इसलिए कोई भी एक तरीका सबसे प्रभावी नहीं कहा जा सकता। संचार मौखिक, गैर मौखिक और लिखित रूप में हो सकता है। प्रभावी संचार के लिए सभी तरीकों का उचित उपयोग आवश्यक है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक संचार में विभिन्न तरीकों की भूमिका होती है। किसी भी स्थिति के अनुसार सही संचार तरीका चुनना महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, सामाजिक न्याय किसके बीच संतुलन बनाता है? सोशल जस्टिस जो है फ्रेंड्स किसके बीच संतुलन बनाता है? व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक नियंत्रण के बीच, समाज और व्यक्ति के बीच,
मौलिक अधिकार और न्यायिक प्रणाली के बीच, व्यक्ति और परिवार के बीच। तो फ्रेंड्स सोशल जस्टिस जो है किसके बीच संतुलन बनाता है? तो सोशल जस्टिस जो है फ्रेंड्स व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक नियंत्रण के बीच सामंजस्य बनाता है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक नियंत्रण। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों नजर डालते हैं फ्रेंड्स? सोशल जस्टिस का अर्थ समाज में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर, अधिकार और समाधानों की उपलब्धता से है। यह समानता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। यह व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रणों के बीच संतुलन बनाना है ताकि समाज में शांति और समरसता बनी रहे। इसमें जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। सामाजिक न्याय का उद्देश्य समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराना है। यह व्यक्ति के अधिकार और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाना है। संविधान में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी शामिल किए गए हैं। यह समाज में भेदभाव को समाप्त कर समानता की स्थापना करना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अधिसूचित जनजाति कौन होती है? अधिसूचित जनजातियां कौन सी होती है? फ्रेंड्स पूर्व आपराधिक जनजातियां, अछूत वर्ग, घुमंतु समुदाय, कारीगर वर्ग। तो फ्रेंड्स ये जो है अधिसूचित जनजातियां होती है कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स पूर्व आपराधिक जनजातियां। कौन सी फ्रेंड्स? पूर्व आपराधिक जनजातियां, एक्स क्रिमिनल ट्राइब। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अधिसूचित जनजातियां वे जनजातियां जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत अपराधी घोषित कर दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद 1952 में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया और इन जनजातियों को अधिसूचित जनजाति कहा गया। ये जनजातियां आमतौर पर घुमंतु जीवन व्यतीत करती थी और समाज में इनकी स्थिति कमजोर बनी रही। भारत सरकार ने इन जनजातियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की है ताकि इन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। अधिसूचित जनजाति वे जाति है जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने आपराधिक घोषित किया था। 1952 में इस कानून को समाप्त कर दिया गया और इन जनजातियों को पुनः समाज में शामिल कर लिया गया। कब फ्रेंड्स? 1952 को। ये जनजातियां अक्सर घुमंतु जीवन शैली अपनाती थी। सरकार इन समुदायों के लिए शैक्षिक और सामाजिक सुधार कार्यक्रम चला रही है। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, सोशल पॉलिसी के उद्देश्य क्या है? सोशल पॉलिसी के उद्देश्य पूछा है तो ऑप्शन है हमारे पास सोशल चेंज, सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक एकीकरण, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स उपरोक्त सभी, यानी जो सोशल पॉलिसी उसके उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक एकीकरण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सोशल पॉलिसी का उद्देश्य समाज में नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बेहतर बनाना होता है और यह समानता, कल्याण और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाई जाती है। इसके उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है सोशल पॉलिसी। और सोशल इंटीग्रेशन, यह विभिन्न सामाजिक समूह के बीच समरसता और समानता को बढ़ावा देता है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटीज ऑफ लाइफ, यह स्वस्थ, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर केंद्रित होता है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार। सोशल पॉलिसी, सरकार सामाजिक नीति के माध्यम से शिक्षा, स्वस्थ रोजगार, गरीबी उन्मूलन और मानवाधिकारों को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू करती है। सामाजिक नीति सामाजिक कल्याण और समानता को बढ़ावा देती है और यह सामाजिक एकीकरण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित होती है। सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां स्वस्थ, शिक्षा, रोजगार और गरीबी उन्मूलन से संबंधित होती है। यह समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान में मदद करता है। सोशल पॉलिसी। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, समाज किस अवधारणा में निहित है? एक्शन में, इंटरेक्शन में, रूल्स एंड कल्चर पे। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतःक्रिया।
इंटरेक्शन समाज किस अवधारणा में निहित है? तो फ्रेंड्स इंटरेक्शन पर निहित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों नजर डालते हैं? समाज एक जटिल संरचना है जो व्यक्तियों के आपसी संबंधों और अंतःक्रियाओं पर आधारित होता है। समाजशास्त्र के अनुसार समाज केवल व्यक्तियों का एक समूह नहीं होता, बल्कि उनके बीच पारस्परिक क्रियाएं इससे समाज बनाती है। समाज के अस्तित्व के लिए संचार, परंपराएं, संस्थाएं, सामाजिक भूमिकाएं और संस्कृति आवश्यक होती है, लेकिन इसका मूल आधार अंतःक्रिया है। सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही संस्कृति, परंपराएं, मूल्य और मान्यताएं आगे बढ़ती हैं। समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि उनकी पारस्परिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है। सामाजिक संबंधों और अंतःक्रिया के बिना कोई भी समाज अस्तित्व में नहीं रह सकता। अंतःक्रिया के माध्यम से संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक संरचनाएं विकसित होती है। समाजशास्त्र में अंतःक्रिया को समाज का मूलभूत तत्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, संचार प्रक्रिया कम्युनिकेशन प्रोसेस के कौन कौन से प्रकार है? एक तरफा संचार, दो तरफा संचार, तीन तरफा संचार या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो टाइप है फ्रेंड्स वो है दो तरफा, टू वे कम्युनिकेशन। क्या फ्रेंड्स? टू वे कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। कम्युनिकेशन प्रोसेस विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान की एक प्रणाली है। संचार के विभिन्न प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। टू वे कम्युनिकेशन, इसमें संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों के बीच संवाद होता है। उदाहरण के लिए आमने सामने बातचीत, फोन पर चर्चा या ईमेल। आमने सामने बात करें, दो लोगों के बीच में बात होती है, तो दो तरफा संचार कहा जाता है फ्रेंड्स। तीन तरफा संचार भी होता है, थ्री वे कम्युनिकेशन। यह संचार प्रणाली जटिल होती है, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति या फिर पक्षों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है, लेकिन ये संचार प्रणाली जटिल होती है। तीन तरफा संचार मुख्य रूप से एक तरफा और दो तरफा संचार में विभाजित किया जाता है। एक तरफा संचार में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, जबकि दो तरफा संचार में वार्तालाप पर आधारित होती है। प्रभावित संचार के दो तरफा संचार अधिक उपयोगी होता है। संचार व्यक्ति, संगठनात्मक और डिजिटल माध्यमों के जरिए किया जा सकता है। फ्रेंड्स ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सोशल पॉलिसी किसका हिस्सा है? पब्लिक पॉलिसी का, इकोनॉमिक पॉलिसी का, पॉलिटिकल पॉलिसी का या रिकॉग्नाइज पॉलिसी का? रिलीजियस पॉलिसी। तो फ्रेंड्स सोशल पॉलिसी किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है? तो फ्रेंड्स सोशल पॉलिसी जो है पब्लिक पॉलिसी का पार्ट है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। सोशल पॉलिसी उन सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को संदर्भित करती है जो नागरिकों के कल्याण और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती है। यह शिक्षा, स्वस्थ रोजगार, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय से संबंधित होती है। सामाजिक नीति, सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी का एक हिस्सा होता है, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी में वे सभी सरकारी निर्णय शामिल होते हैं जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक भलाई और आर्थिक विकास को संतुलित करना होता है। सामाजिक नीति का उद्देश्य सामाजिक समानता और कल्याण को बढ़ावा देना है। पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा होता है जो है सार्वजनिक नीति जो है का हिस्सा होता है। सोशल पॉलिसी का हिस्सा जो है पब्लिक पॉलिसी होता है फ्रेंड्स, और यह मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा होता है। सोशल पॉलिसी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक नीति को लागू करती है। फ्रेंड्स तो इस सेशन में हमने देखा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सामान्य प्रबंधन के, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर भी नजर डालें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, बेहतर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।